कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज 1 या 2 दिन में नहीं किया जा सकता। तो क्या कंपनी ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ पे परमानेंटली वैसे हॉस्पिटल्स खोले जाएं? तो जब ये मेडिकल कैंप्स गांव-गांव में जाके लगते हैं तो वहाँ पे उन लोगों को थोड़ा बहुत समय देके लोग आ जाते हैं, लाभान्वित होते हैं। मेरी सुविधा थी लंगातू में, उसको बंद कर दिया गया, जहाँ पे पब्लिक जाते थे और वहाँ पे अपना इलाज कराते थे। लेकिन उसको क्यों बंद कर दिया गया? जो कि इलाज वहाँ पे होता था और बेहतर इलाज हो पाता था, ग्रामीण उसका लाभ उठा रहे थे, लेकिन अचानक एकाएक उसको बंद कर दिया गया। अगर सरकार की तरफ से रेडियोलॉजिस्ट है या एक्सरे स्पेशलिस्ट है, अगर वो बहाल हो जाता है तो अगर मशीन वगैरह देने का होगा तो CSR निधि से हम लोग उस अस्पताल में दे सकते हैं। हमने देखा है कि आपका क्रैशर मशीन जहाँ पे चल रहा है उसके 500 मीटर में अभी भी 2 स्कूलें रन हो रही हैं, क्योंकि धूल गर्दा वैसे ही है। जो हायर एजुकेशन है जैसे ITI ढेंगा है, तो वहाँ से बच्चे जो निकल रहे हैं 80 के 80 बच्चे, मतलब लगभग ITI प्रिंसिपल ने बताया वो सारे जो है उनको जॉब मिल जा रही है। तो सरकारी प्राइमरी स्कूल तो है, लेकिन आपका कन्वेयर बेल्ट भी साथ में चल रहा है, तो वहाँ पे वो बच्चे अभी इस वक्त हम हैं, ये बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का RNR कॉलोनी है जो NTPC ने बनाया है। जो विस्थापित पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना और केरियाड़ी कोल खनन परियोजना से जो विस्थापित लोग हैं वो यहाँ पर रहने के लिए आएंगे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से NTPC ने अभी मेगा कैंप का आयोजन किया है। अभी हमारे साथ श्री पंकज ध्यानी सर हैं जो पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना के महाप्रबंधक हैं। तो हम उनसे समझेंगे। सिर्फ सर, सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार। आपको भी जोहार, सभी लोगों को जोहार। और जो यहाँ पे जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक आए, महिलाएं आई, बच्चे आए, उन सबको मेरा जोहार। और मैं सोचता हूँ कि जो यहाँ पे आरोग्यम, जो कि एक जाना माना अस्पताल है हज़ारीबाग में, वहाँ के विशेषज्ञ यहाँ पे आए हुए हैं। और जो भी यहाँ आसपास के ग्रामीण प्लस हमारी RC कॉलोनी ढेंगा के जो भी लोग आए हैं वो इस मेडिकल कैंप से बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। यहाँ पर मेडिसिन वितरण का भी रखा हुआ है काउंटर, और लोगों को पहले पंजीकरण करेंगे। उनसे उसी पंजीकरण करने के समय ही ये पूछा जा रहा है कि आपको किस विशेषज्ञ से बताना है, दिखाना है। तो उसी तरह से पर्ची में नंबर डाल के लोगों को गाइड कर रहे हैं हमारे जो लैंड एक्विजिशन RNR डिपार्टमेंट प्लस मेडिकल विभाग के जो वॉलंटियर्स हैं, वो इन लोगों को दिशा दे रहे हैं कि आपको किस कैबिन में कौन सा विशेषज्ञ मिलेगा। तो इस तरह से बड़े सुचारू रूप से ये मेडिकल कैंप हमारा निष्पादित होगा। और हम देखेंगे कि इसमें डॉक्टरों से पूछेंगे कि यहाँ पे बीमारियाँ किस तरह की पाई जा रही हैं, ताकि उस तरह से हम लोग उसी तरह के विशेषज्ञों को बार बार बुलाएं और उसी तरह की मेडिसिन वगैरह का यहाँ पे प्रबंध करें, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों और इस मेडिकल कैंप का वास्तविक फ़ायदा लोगों को मिले। सर, लेकिन सवाल वही बनता है, 2-3 सवाल हैं मेरे कि 2004 से कंपनी यहाँ पे स्थापित हुई है। उस टाइम से जो CSR तरफ से जो काम हो रही है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज 1 या 2 दिन में नहीं किया जा सकता। तो क्या कंपनी ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ पे परमानेंटली वैसे हॉस्पिटल्स खोले जाएं जो लोग आकर इलाज करा सके? क्योंकि प्रदूषण की समस्या तो है ही, और भी बहुत सारी समस्या हैं, जो बीमारी हैं जो 1 दिन में ठीक नहीं हो सकती है। तो इसके लिए कंपनी ने क्या उपाय लगाए हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये आपका जो भी सोच है दीर्घगामी सोच है। और इसमें वाकई में हमारा जो सीकरी कॉलोनी में जो ये टाउनशिप डेवलप हो रही है, वहाँ पर भी एक मेडिकल का सुविधा शुरू होगा। और NTPC की जो RNR पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो आसपास के ग्रामीण हैं उनको कंसेशनल बेसिस पे, मतलब रियायती दर पे मेडिकल सुविधा उपलब्ध होती है। जो हम लोग ये मेडिकल कैंप करते हैं गांव-गांव में जाके, क्योंकि आप देखेंगे कई बार महिलाएं अपने खेती और गृह के कार्यों में व्यस्त रहती हैं और उन लोगों को समय नहीं मिलता है कि वो आसपास जो है सरकारी मेडिकल सुविधा का लाभ उठाएं। ये अलग बात है कि सरकार ने, मैं देखता हूँ हर जगह प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, बड़े अस्पताल, सरकार के स्तर पे कई तरह के प्रयास हैं। बट हम देखते हैं कि जब जो हमारे ग्रामीण हैं वो कई बार हॉस्पिटल जाते नहीं हैं जब तक कि असहाय पीड़ा नहीं हो जाती। तो जब ये मेडिकल कैंप्स गांव-गांव में जाके लगते हैं तो वहाँ पे उन लोगों को थोड़ा बहुत समय देके लोग आ जाते हैं, लाभान्वित होते हैं। और जैसे आपने दीर्घगामी के लिए कब बोला, उसमें यह है कि हमारे टाउनशिप में एक हॉस्पिटल बन रहा है जहाँ पर कि आसपास के लोग भी उस मेडिकल सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। सर, इससे पहले मेरी सुविधा थी लंगातू में, उसको बंद कर दिया गया, जहाँ पे पब्लिक जाते थे और वहाँ पे अपना इलाज कराते थे। लेकिन उसको क्यों बंद कर दिया गया? जो कि इलाज वहाँ पे होता था और बेहतर इलाज हो पाता था, ग्रामीण उसका लाभ उठा रहे थे, लेकिन अचानक एकाएक उसको बंद कर दिया गया।
अब इस विषय में मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है, बट मैं देखता हूँ कि हमारा जो मोबाइल मेडिकल वैन है ये गांव-गांव में जाती है। और मैं देख रहा था एक आंकड़ा, अगर मुझे जहाँ तक ध्यान है, शायद 17,000 से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हुए हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड में, मैं देख रहा था। और आपका जो मंतव्य है, आप जो कह रहे हैं, इस दिशा में भी हम बात करेंगे अपने सीएमओ साहब से कि क्या है इसमें, है ना। तो लेकिन क्रिटिकल जो बीमारियां हैं सर, फिर वहीं पे एक सवाल आता है कि अगर जो क्रिटिकल बीमारियां हैं या प्रसव को लेकर है, ये सब चीज़ें जो सुविधाएं जो ग्रामीणों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं। हम आपका एक रिपोर्ट देख रहे थे कि रिपोर्ट में ये है कि जिस समय जहाँ पे अभी डाड़ी कला थाना है वहाँ पे आपका एक मेडिकल कैंप हुआ करता था, जहाँ पे डाड़ी कला के लोग आते थे और उसका इलाज वहाँ पे होता था और अगल बगल के गाँव वाले लोग भी जाते थे। लेकिन एकाएक वहाँ पे जब खनन का कार्य शुरू हो गया, उसके बाद वहाँ पे वो जो आपका मेडिकल कैंप है उसको बंद कर दिया गया, वहाँ पे डाड़ी कला का थाना खोल दिया गया। तो समस्या अभी भी हैं और समस्या अभी भी होती ही जा रही है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधा इनफ नहीं है। तो क्या कंपनी कभी ऐसा सोचा नहीं कि जहाँ से आप खनन कर रहे हैं, जहाँ से आप लाभान्वित हो रहे हैं और सीएसआर का पैसा जब पब्लिक की सेवा के लिए आती है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है सही जगह पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल कंडीशन हैं, बीमारियां हैं जो इलाजरत नहीं है। लोग जहाँ पे जाते हैं, गरीब तबके लोग आते हैं, हजारीबाग जाते हैं, उनको सरकारी हॉस्पिटल में भी इलाज नहीं मिलता है और फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, उनके अनाप शनाप पैसे खर्चा हो जाता है। नहीं, इसमें देखिए बीच में भी ये आया था, जैसे हमारे यहाँ पे बड़का गांव में अंचल में एक मेडिकल सरकारी अस्पताल है। तो वहाँ पर अगर हमारे पास जैसे लोग कह रहे थे कि भाई हम अल्ट्रासाउंड के लिए, एक्सरे के लिए हमें हजारीबाग जाना पड़ता है, तो हमने उन लोगों को यही बोला था कि देखिए, अगर सरकार की तरफ से रेडियोलॉजिस्ट है या एक्सरे स्पेशलिस्ट है, अगर वो बहाल हो जाता है तो अगर मशीन वगैरह देने का होगा तो सीएसआर निधि से हम लोग उस अस्पताल में दे सकते हैं, ताकि स्थानीय लोगों को नज़दीक में ही वो सुविधा प्राप्त हो। बट होता क्या है कि मशीन तो आप खरीद के दे देंगे, बट जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी होने चाहिए। और थोड़ा एजुकेशन के क्षेत्र में एनटीपीसी क्या कर रहा है अभी तक? ये पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना में खास करके हमने देखा है कि आपका क्रैशर मशीन जहाँ पे चल रहा है उसके 500 मीटर में अभी भी 2 स्कूलें रन हो रही हैं, क्योंकि धूल गर्दा वैसे ही है। हम अलग मुद्दे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमने भी देखा है कि वहाँ पे चूर टूटा या फिर जो अगल बगल के जो घरे टूटे उनके बच्चे भी वहाँ पर आके रह रहे हैं। लेकिन क्रिटिकल कंडीशन ऐसा है कि आप एक तरफ कोयले की क्रशिंग कर रहे हैं और एक तरफ बच्चे पढ़ रहे हैं। हम आरा की बात करते हैं, हम भी फील्ड में घूमते हैं, हम आरा की बात करते हैं, आपका कन्वेयर बेल्ट चल रहा है और 500 मीटर में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आपका कन्वेयर बेल्ट की शोर आवाज़ इतनी है कि वो बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो इस सब की समस्याओं के लिए कंपनी कभी सोच रही है या नहीं सोच रही है? क्योंकि 2004 से लेकर 2023 तक वो एक लंबा समय आपने बिता दिया यहाँ पे, लेकिन अभी तक वो चीज़ें हो नहीं पाई हैं। चलिए, इस विषय में जो आपने मुद्दा उठाया है, इस विषय में हम प्रयास करेंगे कि किस तरह से बच्चों को एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन से लेके मिडिल हायर, वो इस एजुकेशन में हम लोग कार्य करें। और दूसरा, चलिए ये तो आपने स्कूली शिक्षा का करा, शिक्षा के बारे में बोलेंगे कि जो हायर एजुकेशन है, जैसे ITI ढेंगा है, तो वहाँ से बच्चे जो निकल रहे हैं 80 के 80 बच्चे, मतलब लगभग ITI प्रिंसिपल ने बताया, वो सारे जो है उनको जॉब मिल जा रही है। हमने उनसे ये भी कहा है कि आप इस ITI में थोड़ा कोशिश ये कीजिए कि सीटें बढ़ाएं, क्योंकि इस बार ही हम एडमिशन के टाइम पे देख रहे थे कि डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो प्राइमरी शिक्षा के लिए तो हम करेंगे, जो आपने मुद्दा उठाया है उस बारे में। सब बच्चे ITI नहीं कर सकते हैं, सबकी अलग अलग मेंटेलिटी होती है कि सब ITI नहीं करना चाहते हैं। तो जो अगर आप ग्राउंड लेवल से अगर बच्चे हमारे नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो आपके पास ही जाएंगे कि हमें वही नौकरी चाहिए। तो जब बच्चे अगर बुनियादी तरीके से अगर नहीं पढ़ पाएंगे, जैसे कि मैंने भी आरा की बात किया, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो सरकारी प्राइमरी स्कूल तो है, लेकिन आपका कन्वेयर बेल्ट भी साथ में चल रहा है, तो वहाँ पे वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। दूसरा आपका चेपा कला का हो गया, वहाँ पे अभी आपका क्रशर मशीन लग रहा है और उसके सामने ही कम से कम 1 to 8 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में भी एनटीपीसी को सोचना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया और आप जो कह रहे हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे और उसको प्रयास करते हैं कि किस तरह से उसको बेहतर किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। देखते हैं आने वाले समय में क्या एनटीपीसी इन सब मुद्दों पे कैसे खरी उतरती है, और हम आपको दिखाते भी हैं और दिखाते भी रहते हैं कि किस प्रकार से कंपनी जो कर रही है, गलत भी है तो हम उसे गलत भी दिखाते हैं, और अगर अच्छा है तो हम अच्छा भी दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।